महाघात की उत्पातमयी तथा छली इस महामोह को नाश करने में कटिबद्ध समस्त मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंतर्गत 8वें अध्याय में उपदेश का स्वरूप प्रकरण पर चर्चा चल रही है। किस अनुयोग को किस प्रकार समझा जाए, कथन पद्धति को समझिए। कर्णानुयोग की कथन पद्धति हमने प्रारंभ की है। सामान्य शास्त्रतो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य से विशेष बलवान, संक्षेप से विस्तार से की गई चर्चा निर्मल ज्ञान का हेतु होने से सामान्य बुद्धिजीवों को कर्णानुयोग के माध्यम से द्रव्यानुयोग में आए हुए 7 तत्वों का विशेष खुलासा करके दिखाया जाता है। जिस प्रकार लोक में हम किसी दुकान में जाए तो कोई माल खरीदना हो और हमें पसंद नहीं आए तो वे बेचने वाले अनेक अनेक युक्तियों से उसकी अनेक अनेक विशेषताएं बता कर ये पैटर्न लेटेस्ट है, जानते हो, उन्होंने भी खरीदा है। जानते हो, ये पहला माल जो आया था ये हमने घर में ही यूज़ किया है। इसको आपको क्या बताए, ये बहुत महंगा मिल रहा है आजकल। ऐसे अनेक अनेक विशेषताएं दिखाकर उसकी महिमा लाते हैं और खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये विशेष विशेष जानकारी देकर उन्हीं जीव तत्वों की रुचि कराते हैं। ये कर्णानुयोग की शैली है। अब देखिए कर्णानुयोग के विधान की पद्धति में पंडित जी साहब क्या कहते हैं। प्रकरण थोड़ा गंभीर होगा, कठिन भी होगा। अभी सरलता के व्यामोह को छोड़ के थोड़ी तात्विक गहराई में जाएंगे और थोड़े आगम परक हेतु भी इसमें आएंगे। कर्णानुयोग का विषय चलेगा ना, थोड़ा कठिन चलेगा। अच्छा है, नया प्रकरण है। लेकिन टोडरमल जी साहब कहते हैं कि इसमें केवल ज्ञान गोचर प्रकरण होता है। कर्णानुयोग में किस शब्द का प्रयोग किया? दर्पण तल इव सकला, आदर्शमिव, आदर्शमिव तथामति, आदर्शम इव। आदर्श मिरर को कहते, पता है आपको? उसको आदर्श क्यों कहते पता है? आदर्श चहु ओर से हमें अपना रूप दिखाता है। परमार से विचारा जाए तो दर्पण चहु ओर से हमारा रूप दिखाने के लिए समर्थ नहीं है। केवल हम आगे खड़े रहे तो ही रूप दिखाता है। लेकिन हमारा ज्ञायक स्वरूप ये सच्चा आदर्श है जो चहु ओर से अपने ज्ञान प्रकाश से हमारा रूप प्रतिभाषित करने के लिए समर्थ है। कर्णानुयोग कैसा है? दर्पण के समान स्पष्ट और छद्मस्त स्थूल बुद्धि वाले हैं, इसलिए छद्मस्तों को कुछ समझ में आए, इसलिए सूक्ष्म चर्चा को थोड़ी स्थूल करके समझाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीवों के असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण समझते हो ना आप? 2 शब्द होते हैं।
एक तो लोक प्रमाण असंख्यात और एक तो असंख्यात लोक प्रमाण। शैलेंद्र समझते हो? लोक प्रमाण असंख्यात मतलब असंख्यात का वह भेद जो लोक आकाश के जितने प्रदेश है वह भेद लेना, कोई भी असंख्यात नहीं लेना। असंख्यात के असंख्यात भेद वाला में से वो भेद लेना। और असंख्यात लोक प्रमाण मतलब असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात। जीव के असंख्यात लोक प्रमाण भाव है, उन समस्त भावों को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल के उसको कैटेगराइज कर देते हैं। ये पर्टिकुलर, ठीक है, उसको 14 भागों में विभाजित करके अनेक अनेक जाति प्रजातियों को उनको 14 गुणस्थान में डाल दिया, 14 मार्गण स्थान में डाल दिया। ये हर जगह ऐसा ही होता है। बिजनेस में भी जो सेब आम बेचता है ना, उसको उसके पास कोई छटा माल नहीं आता कभी भी। उसके पास लॉट आ जाता है जिसमें ऐसा माल भी आता है जो फ्री फोकट में भी नहीं जा सकता, सड़ा हुआ या खद्दू सब में रहते हैं। अरे अपन घर में पेटी लाते देख देख कर उसमें सड़ा निकलता है, तो वो देख देख कर नहीं ला रहा है ट्रक, तो उसमें तो कितने सड़े निकलेंगे उसका क्या है गिनती। वही आम कितने सड़े फेंकते हैं लेकिन वो करोड़ों रुपए कमा लेता है इतने फेंकने के बावजूद भी। समझ में आ गया? फिर वो छाटनी करता है उसमें से, उन्हीं आम में से वो कहते ये 1000 रुपये दर्जन बिकेगा, ये 500, ये रेंज करता है साइज के ऊपर, ख्याल में है। और फिर ये आज बेचना, ये कल बेचना, ऐसे भी छाटने प्रकार करता है। 2 प्रकार की छाटनी होती है। ओके, जीवों का परिज्ञान करने के लिए उसको उसके असंख्यात लोक प्रमाण भाव को ये 14 भागों में कैटेगराइज किया, ठीक है। लेकिन टोडरमल जी साहब कहते हैं वो चौथा गुणस्थान जो हमने निश्चित किया वो सभी एक ही रेंज के है ऐसा नहीं समझना। लेकिन एक बहुत सारी जातियों को, बहुत सारे जीवों को, बहुत सारे परिणामों को हमने एक कैटेगरी में कहीं कैटेगराइज कर दिया। क्योंकि एकदम संक्षेप पद्धति में कहते सभी जीव एक समान है तो भी दिक्कत आती, और फिर ज्यादा ही विस्तार होता तो किसके बस की है समझने की। फिर उसके लिए तो केवल ही समझ पाए, छद्मस्त कहाँ से समझेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जैसे मैंने बताया था क्रिया परिणाम और अभिप्राय जब चला था तब मैंने बताया था कि जैसे 5वें गुणस्थान में 11 प्रतिमाएं आती है, उसी प्रकार फिर 11वीं प्रतिमा में भी फिर 2 भेद किए, क्षुल्लक ऐलक। उसमें भी कितना भेद पड़ गया है। भेद में भेद मतलब हाथ, शरीर, हाथ, उंगलियां, पोर, ऐसा चल रहा है, सामान्य विशेषता की तरफ बढ़ रहा है। हम लगाए तो चौथे गुणस्थान में भी ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण भेद बन सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं। कैसे भेद बनेंगे मैंने थोड़ा मोटा मोटा आपको दी थी हेल्पलाइन। क्या दी थी? जैसे 6 माह में शुद्ध उपयोग करने वाला, अब 5 माह में शुद्ध उपयोग करने वाला, फिर 4 माह में करने वाला, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? और विशेष प्रकृतियों में भी संवर्ग क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा, क्योंकि लेकिन कर्मों में भी पूरे कर्मों को कैटेगराइज करके 148 में डाल दिया, वो भी हजम नहीं हुई। 168 हजम नहीं हुई, 148 कर दिया, 148 का भी फिर ला के 120 कर दिया, वो भी हजम नहीं हुई, फिर ला के फिर 8 कर्मों में डाल दिया, ठीक है। फिर 8 कर्मों को बहुत लगेगा, ये घाती या घाती, बस अघाती से सहयोग मिलते हैं और घाती से अपना ज्ञान आदि प्रभुता का नाश होता है, बस इतने में ही समझाए। और बहुत लगे फिर कर्म, तो कर्म दुखदाई ही है। हमको जो भी मिला है जो नाशवान है वो सब कर्म ही है। समझ में आ गया? कर्म को एक से लेकर कहाँ तक उसका एक्सटेंशन हो सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? एंडलेस। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं हम कैटेगराइज करना चाहते हैं सबको। अब जैसे आप पूछोगे चक्रवर्ती कैसे बना, अब कामदेव कैसे बना, तो हम कहाँ तक लिखेंगे भैया, हम कहाँ लिखेंगे। तत्वर सूत्र की टीका में प्रश्न पूछा कि चक्रवर्ती किस पद होता है, कैसे होता है, तो उन्होंने कहा ये उच्च गोत्र का एक भेद जानना। फिर उन्होंने कहा कामदेव ये भी उच्च गोत्र का एक भेद जानना। क्योंकि कितना क्या क्या पूछोगे तुम हमको, मंडलिक महामंडलिक किस किस का पूछोगे तुम।
जितना स्तर होंगे तुम उसमें लगा लेना। हमने उच्च और नीच दो ही गोत्र किए। परमार से यदि विचारे देवों को उच्च गोत्र कहा, उनमें भी लगाओ न भेद। भवंतरिक का नीच गोत्र जाएगा उनकी अपेक्षा, और फिर वैमानिक का उच्च जाएगा। फिर वैमानिक में देखो किल विषयक और अभियोग्य, वे जाएंगे नीच में, फिर वे उच्च में चले जाएंगे बचे हुए। कितना भेद प्रभेद। लेकिन जीवों को समझाने के लिए कर्णन योग की एक शैली है, उसको कैटेगराइज करके दिखाते हुए। ठीक है, कभी कभी इतनी संकट खड़ा होता है खरीदने वाले को ही नहीं, बेचने वाले को। स्टॉक इतना जमा देता है, सामने वाला कंफ्यूजन में पड़ता है, ये दोनों 60 रुपए किलो 70 रुपए किलो एक ही दिख रही है, हम किसको ले 50 रुपए, बिल्कुल वैसा का वैसा, फिर वैसा का वैसा, वैसा का वैसा। कंफ्यूजन से ग्राहक तो भगी जाता है। और कभी कभी तो बेचने वाले को ही पता नहीं चलता ये कौन से का है कौन से का है, तो उसमें वो चिट डाल देता है। आपको सच्ची बात बताऊं, डायमंड शॉप्स होते हैं ना, डायमंड शॉप्स। अभी डायमंड परचेस करना था, मेरी तो बात ही नहीं है किसी को, तो बता रहे थे मुझे, तो मुझे पता चला। बोले वो डायमंड शॉप में गए, बोले डायमंड चाहिए, सब डायमंड। तो नामी डायमंड सेलर पूरे शहर का 1 नंबर टॉप जैन ही है। तो बोले ये ओरिजिनल है क्या, कस्टमर ने पूछा। कस्टमर भी बड़ा ही होगा, अभी डायमंड लेने वाला तो साधारण तो होता ही नहीं है आदमी। तो उन्होंने पूछा, उनको पता चला कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको किसी ने बताया वहाँ पर कि ये जो विद्वान है उनके। बोले यहाँ आप हमारे हो इसलिए हम आपको बताते हैं, देखो हमको फिर से नहीं पूछना ओरिजिनल की डुप्लीकेट है। क्यों? बोले ये कोई नहीं जानता, ये तो आप हमारे घर के हो इसलिए हमने आपको बता दिया। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, ये डेकोरेशन है साहब, डेकोरेशन। हमको ऊपर से ये बोल के दिया जाता है कि 20,000 रुपये कैरेट, हम उसको 21,000 रुपये कैरेट बेचते हैं, दैट्स ऑल। और इतना हम 7% लिख कर देंगे कि हमने आपको दिया है। अब 2 साल के बाद भी आओगे तो जितना हमारा नियम है 20% लेस का, हम 20% लेस दे देंगे, वही हमको माल मिला। तो हम नहीं पहचान सकते, हमारा बाप भी नहीं पहचानता, हम कहाँ से पहचानेंगे? बोले और एक से एक बढ़कर जितने व्यापार करते हैं इसका, डायमंड का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ ही नहीं होगा, लेकिन वो ज्ञानी कौन होगा आज? इसलिए तर्क भी देने वाले देते हैं डायमंड तो ये माना जाता है दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल, देन हाउ डज इट ब्रेक? हाउ डज इट ब्रेक? टू शार्पन एंड टू गिव अ पर्टिकुलर शेप इट हैज टू बी ब्रोकन, देन हाउ कैन, टूटता कैसे है फिर ये? अभी तुमने कहा ये हार्डेस्ट मटेरियल है, तो हमको कुछ नहीं पता, हमको नहीं पकड़ना तुम। वो डायमंड जिसके बारे में वो ग्रंथ बोल रहे हैं हार्डेस्ट मटेरियल, वो डायमंड यही डायमंड है क्या? हमको कुछ नहीं पता। लेकिन बस उसका रेट एक बार निश्चित हो गया तो मार्केट में उसी रूप में घूमता है। ऊपर से इतने में आए तो हम उसका इतना % निकालेंगे, दे देंगे। ये मैं इतना क्यों चला? उसको सामने वाला इतनी ज्यादा उसकी कैटेगरी एकदम बिल्कुल नजदीकी लाकर करे तो फिर चकरा जाए बेचने वाला ही। तो उसको चौथे गुणस्थान में अवान्तर भेद डालेंगे मुक्ति, चौथे गुणस्थान में इतनी भेद डालेंगे तो कैसे फिर बात आगे बढ़ेगी? तो कह रहे हमने एक मोटा कर लिया कि चौथे गुणस्थानवरती ऐसे जीव होते हैं, फिर पंचम गुणस्थानवरती ऐसे, आप समझ रहे? फिर छठवें के भी अवान्तर भेद लगा लो, 7वें के भी अवान्तर भेद, ऐसे सभी गुणस्थानों के अवान्तर भेद। 7वें के तो करके ही दिखाए उन्होंने, कौन कौन सा करके दिखाए? और वास्तव में ऐसा होता है कि 7वें के पहले भाग तो कुछ बनता है, 7वें के दूसरे भाग में नहीं बनता है। जैसे देवायु है ना, देवायु 7वें गुणस्थान के पहले भाग तक बनती रहती है, 6वें तक बनना चालू होती है वो, और 7वें तक बनती रहती है। और 7वें के पहले भाग तक बंधेगी, दूसरे भाग तक नहीं बंधेगी वो। तो इसमें हो गया ना वो, इसी में हो गया। और फिर आप लोग तो पढ़ते हो 90 गुणस्थान के प्रथम भाग तक इसका अभाव, फिर दूसरे भाग तक इसका अभाव, और कितने भाग खोल कर दिखाते हैं। 6वें भाग में, 8वें गुणस्थान के 6वें भाग में फिर इतनी कुल 36 प्रकृतियों का निरोध। फिर 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में चढ़ते समय नहीं मरेगा बोलते हैं, उसमें भी आप भाग करके तो दिखाते हो। तो कहते हैं क्या करें हम, या ऐसे अवान्तर भेद बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जीवों को कैटेगराइज करना, कर्मों को करना, ये ऐसा होता रहता है। कह रहे ठीक है।
और फिर कह रहे भूगोल की भी ऐसी बात है, कह रहे भूगोल में इतनी सारी रचनाएं हैं, द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र। बेटा तुमको जम्बूद्वीप असंख्यात है, कितने जम्बूद्वीप है? एक दो नहीं, असंख्यात जम्बूद्वीप है, और एक एक नाम के असंख्यात असंख्यात द्वीप है, असंख्यात समुद्र है। तुमको क्या क्या बताया? आज तक क्यों नहीं बताया? आज तक क्यों नहीं बताया? अरे जितना बताया उतना ही कहाँ हजम कर रहा है तू? तुमको जम्बूद्वीप तुम अभी भी बना के दिखा सकते हो हमको? नहीं साहब। तो तुम क्या करोगे जानकारी लेकर? तो टोडरमल जी साहब कह रहे इसमें भी इतना करते हुए मुद्दे के आपने उन्होंने 2.5 द्वीप दिखा दिए, मनुष्यों का जितना 2.5 द्वीप का जितना वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। फिर सीधा 8वें द्वीप में छलांग लगाएंगे, क्योंकि बीच का, क्योंकि बहुत बताएंगे तो बहुत मतलब और क्या बताएंगे बीच में, उसके एक एक का गणित ही बताना पड़ेगा। फिर गणित मतलब ये कितना रेडियस, ये कितना डायमीटर, उसका क्या सिद्धि होगी उससे? तो कह रहे हमने सीधा 8वां द्वीप पकड़ा, वहां की कुछ विशेषता थी इसलिए, और फिर सीधा 13वां 11वां कैसे बोल रहे हैं? कौन सा द्वीप? रुचकवर कौन सा है? 13वां है ना? ठीक है, मुझे देखना था, मुझे स्खलन तो नहीं है। तो सीधा वहां पर पकड़ लिया 13वां, बस अभी सीधा वो स्वयंभू रमण समुद्र की चर्चा करते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप, और इसमें वो स्वयंप्रभ नाम का द्वीप, और 1.5 ये कर्मभूमि है ऐसा है, और बीच में पूरी भोग भूमि पड़ी है। तो कह रहे लोक आदि की रचनाओं में भी सीमित ही की जानकारी कराएंगे, जिससे प्रयोजन की सिद्धि होगी। ये कर्णन योग की विशेषता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? फिर और संख्याओं में भी कई प्रकार की संख्याएं हैं, तो उसमें मैं मार्किंग कराऊंगा अभी सब। संख्याओं में भी हमने तीनों में विभाजित किया, अनंत को भी संख्याओं को भी 3 में विभाजित किया, प्रमाण को भी संख्यात असंख्यात अनंत। अब फिर अनंत के अनंत भेद है, संख्यात के संख्यात है, कहाँ तक गिना है? फिर उसके भी हमने 21 भेद गिना के दिखाए है। एक कर्णन योग की ऐसी शैली है। कर्णन योग में टोडरमल जी साहब का मास्टर हैंड था एकदम, और इसलिए मैं कल बोलते बोलते रह गया। प्रथम श्रुत स्कंद वहां पर भी कर्णन योग पर लिखा गया था धरसेन स्वामी ने, और यहाँ पर भी टू योर सरप्राइज टोडरमल जी साहब ने कर्णन योग ही कर्णन योग पर लेखन किया है, और उनके शिष्य ने आत्मख्याति पर किया है, जयचंद जी साहब ने। समझ में आ गया? टोडरमल जी साहब ने नहीं किया है। बात एक। दूसरी, अभी जो ये कहना चाहते हैं ये समय सार वाले हैं, तो भैया हम गोमट सार वाले भी है। गोमट सारा जितना देखने में है वो हमारी ही बदौलत है। फिर से ऐसा नहीं बोलना तुम, समझ गए? कर्णन योग की कितनी वैल्यू वो आकी होगी टोडरमल जी ने, जो कितना समय लगाया सबकी टीकाओं में। ठीक है, 5 टीका पूरी इसमें लिखी, और फिर मौलिक ग्रंथ तो यही लिख पाए हुए। अभी लिखेंगे आप, पहले पैराग्राफ को लिखो 1। उसमें आप नोटबुक पे लिखना चाहते हो कि टेक्स्ट बुक पर? टेक्स्ट बुक पर। फिर मैं अंडरलाइन कराता हूं। 1 में वहां पर लिखो गुणस्थान मार्गणा स्थान, इसके लिए लिखो ए। मिल गया? वो जीव की अपेक्षा चर्चा। नहीं तो आप सीधा चार्ट बनाओ फिर फटाफट नोटबुक में। नोटबुक में ऐसा करो, लिखो 1, और 1 में लिखो ए जीव, जीव ब्रैकेट में लिखो गुणस्थान मार्गणा स्थान। फिर लिखो बी कर्म, सी त्रिलोक आदि की रचना, और डी के लिए लिखोगे प्रमाण, बस। और ऊपर हेडिंग में डालोगे आप संकुचित पद्धति, बस। मूल हेडिंग संकुचित पद्धति के अंतर्गत ABCD आएंगे। आप सब समझ रहे हो? अब अंडरलाइन के लिए मुझे लाइन काउंट करनी पड़ेगी पहले तो, फिर आपको अलग से काउंट करनी पड़ेगी। अब तो जो मैं लिख रहा हूं बोला हो सो लिख लेते चलो मैं आगे। संक्षिप्तीकरण में 4 उदाहरण टोडरमल जी ने दिए। फिर टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, देखो कैसा उपकार किया इन्होंने, कर्णन योग के कथनकार ने, भगवान ने, कि वस्तु के क्षेत्र काल भाव का निरूपण करना था। वस्तु कैसी है? द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक। ठीक है, तो उसमें यह कह रही है, सूक्ष्मता में ऐसा कथन करते हैं। कोई मिल नहीं रही है क्या कोई चीज आपको? तो मुझे पूछो,
इसलिए मैंने कहा आपको, आप नोटबुक पर ही फटाफट लिखते चलो, इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बहुत। और फिर एट अ ग्लांस भी फटाफट नोटबुक देख ली, और विशेष चाहिए तो इसमें देख लिया। ठीक है। द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक संपूर्ण वस्तुएं है, इसमें भी क्षेत्र को प्रदेश तक लेके जाना, अविभाज्य अंश क्षेत्र का, एक एक प्रदेश, काल का अविभाज्य अंश समय, और भाव का अविभाज्य अंश अविभाग प्रतिच्छेद, जिसको हम कहते हैं शक्ति के अंश, और जिसको तत्वार सूत्र में कहते हैं गुण। द्रव्य गुण पर्याय वाला गुण नहीं, मुक्ति, ये न जगन्य गुणानाम। गुण मतलब वहां पर अविभागी प्रतिच्छेद, जो घटबड़ होते होते घटते घटते एक तक आते हैं। जीव के नहीं आते कभी एक तक है। समझ गए आप मैंने क्या कहा? शक्ति के अंश घटबड़ होते 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 सुनो सुनो, सब नए नए विषय देखो। ये तो पुद्गल में बोला ऐसा, न जगन्य गुणानाम। उस स्पर्श का अंश गुण घटते घटते, गुण मतलब शक्ति का अंश घटते घटते एक तक आएगा, और फिर जीरो तो होएगा ही नहीं। जीरो होएगा तो रहेगा क्या फिर? शक्ति के अंश में चढ़ेगा कहां से फिर? तो एक तक आया, और जाते जाते फिर संख्यात असंख्यात करके अनंत तक बढ़ेगा। जीव में ऐसा नहीं होता है। जीव में एकदम पर्याय नामक श्रुति ज्ञान की पर्याय हो, तो उसमें भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते उसके। ठीक है। और उस एडजेसेंट टू दैट श्रुति ज्ञान, कुछ श्रुति ज्ञान है ना, वो निगुदी का ज्ञान है वो, तो उससे पहले जो ज्ञान होता है मति ज्ञान, कुमति ज्ञान, वो पर्याय नामक मति ज्ञान, वो भी जगन्य रहता है। आप समझ रहे सब? नहीं समझे? पर्याय नामक ज्ञान पर्याय हमने देखा, तो श्रुति ज्ञान जिसको अक्षर का अनंतवा भाग कहते हैं, निगुदी के पहला समय लब्ध पर्याप्तक वाला 612वां भाव, तो उसके पूर्व जो मति ज्ञान होगा वो भी मति ज्ञानों में सबसे कम वाला मति ज्ञान होगा, और ये श्रुति ज्ञानों में सबसे कम वाला। अब बढ़ता चलेगा वो। चलो मैं आगे। तो कह रहे ये काम किसने कराया? ये कर्णन योग ने इतना काम कराया कि आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विशेषता दिखाई। नहीं दिखाते विशेषता तो क्या दिक्कत आती? आप कुछ ही नहीं बोल पाते। फिर क्षेत्र में आप इतना किलोमीटर जो बोल रहे हो वो कहां से बोले आप? तो आपने बोला मंगलायतन में, मंगलायतन में भी बोला, कहां से बोला आपने? वो प्रदेश को, एक पर्टिकुलर स्थान को सेंट्रलाइज किया ना आपने, तो फिर इतने किलोमीटर पर जाओ, उतने किलोमीटर, तो एक एक प्रदेश तक वो जो बात आई, हम एक एक इंच बोलते हैं, सबसे छोटा यूनिट, या मिलीमीटर बोलो, वो किसकी देन है? ये तो कह रहे कर्णन योग ने वो सूक्ष्म कथन ऐसा किया। और काल में जाओ तो एक एक समय में, समझ में आया? और भाव में जाओ तो अविभाग प्रतिच्छेद। ये हमको किसने बताया? कर्णन योग ने बताया। ठीक है। कहां पर चल रहे थे अभी? ये दूसरा पॉइंट चल रहा है अपना, दूसरा पैराग्राफ। तो इसमें इन्होंने भेद रूप कथन करके दिखाया। क्या करके दिखाया? पहले ए पॉइंट में क्या लिखोगे? ऐसा भेद रूप कथन। फिर द्रव्य में भी उनके गुण और पर्याय ऐसे विशेष विशेष करके दिखाया, अनंत अनंत गुण दिखाए। ठीक है। और पर्यायों की भी उन्होंने चर्चा की, प्रत्येक समय में एक एक। बोलिए। हाँ बेटा, जितना शक्ति का अंश घट सकेगा उतना घटेगा। वहां पर जितनी कषाय मंद हो सकेगी वो मंद होगी वहां पर। ठीक है। और तुम अभी कषाय में घटित करके दिखा रहे हो, और बाकी में घटित करके दिखाओ, बाकी में जगन्यांश घटित कर। इसलिए मैंने अभी जगन्य में घटित करके दिखाया, निगुदी में, ज्ञान मेरे दर्शन में, उसमें कहा हुआ, कहाँ घटित करोगे आप? और कषाय तो एक विकार था, स्वरूप तो है ही नहीं वो, तो उसमें तो उसका तो अभाव होना ही है। फिर तो जीरो ही बोलेंगे अपन उसको, फिर एक भी क्यों बोलेंगे? समझ रहे हो मेरी बात को? वो तो विकृति थी, उसकी बात नहीं है। मूल तो चारित्र गुण का लेना पड़ेगा, अविभाग प्रतिच्छेद। ठीक है। चलना है आगे। कहां तक आए? हाँ, द्रव्य का भेद रूप कथन। इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य गुण पर्याय, ये डाल देंगे आप, ए में आएगा। फिर उन्होंने कभी तो व्यवहार का कथन करते हैं और कभी तो निश्चय का कथन करते हैं। देखना हमारा भ्रम क्या पड़ा है आज तक। जैसा अधिकांश लोगों का भ्रम यह है कि समय सार में
आध्यात्मिक वर्णन है, तो ये भ्रम इसलिए भ्रम है क्योंकि समय सार में तो व्यवहार का भी जगह जगह निरूपण है। मैंने एक दिन दिखाया था, आपको याद आ रहा है? मैंने कहा था पहली गाथा बोलो, पहली लाइन बोलो, वंदित सब सिद्ध। ये क्या हो गया? व्यवहार का कथन हो गया। वंदे वंदक जहां पर भिन्न होता है वो व्यवहार का कथन हो गया। सो समय पर समय की भी चर्चा करेंगे। जो पुद्गल कर्मों में स्थित है, पुद्गल कर्मों में जो स्थित बोला, ये कितना बड़ा व्यवहार है यार, समझ में आ गया? तीसरे में व्यवहार एक तो व्यक्त वहां पर तो दिखाई, लेकिन छह द्रव्य एक क्षेत्र में तिष्ठते है ऐसा दिखाया। और अनंत गुणों का चुंबन करता है लिखा। प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का चुंबन करता है, मतलब द्रव्य को गुणों से रहित थोड़ी बता रहे वहां पर। मतलब व्यवहार की भी उसमें है समय सार में, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक कथन में सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ वो है ऐसा बोलो। उसी प्रकार कर्णन योग में भी व्यवहार ही का कथन होता है, ऐसा नहीं होता। हमको उतना ही ले लेते कर्म के उपशम से औपशमिक भाव होता है, सब व्यवहार का कथन चलता है, ऐसा नहीं है। अभी निश्चय और व्यवहार का भी अर्थ समझो यहाँ पर। यहाँ पर ये कहते हैं कि व्यवहार का कथन कैसे आता है, कैसे जीव और शरीर इनका एक समुदाय, उसको और एक वो समुदाय कहा, वो तो इसमें भाषा वर्गना है, इसमें मनोवर्गना है, इसमें आहार वर्गना है, इसमें कितनी 5 प्रकार की वर्गनाएं हैं, जीव है, सबको जीव कहता है। ये दो भिन्न वस्तु में अभिद्रूप कथन करता है, बी में डालोगे। और फिर कह रहे हैं कभी निश्चय का भी कथन करता है। अब निश्चय मतलब क्या? जैसे जितने जीव है उसको उतने रूप कथन करना, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, इसका नाम निश्चय है ना। स्वतंत्र यूनिट इकाई को वो इतने अनंत जीव है कहता है, ये निश्चय परक कथन, मतलब टू द पॉइंट एकदम सत्यार्थ कथन करता है, तो निश्चय कथन हो गया। कलेक्टिव जीव को जीव समास कहता है कि नहीं, जीव मार्गणा कहते हैं कि नहीं, ये कह रहे ये व्यवहार का कथन हो गया, क्योंकि एक कैटेगरी उसमें ले ली पूरे जीव राशि की। लेकिन इतने जीव है अनंत ऐसा कहा, ये निश्चय परक कथन इसलिए हो गया क्योंकि अनंत जीव है उनको अनंत रूप कथन किया, ऐसा निश्चय व्यवहार कथन आता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया ABC। अभी तीसरे में क्या कह रही है कि इसका हेडिंग लिखेंगे तीसरे का, परीक्षा। चलो मैं आगे। अभी ये कह रहे हैं कि कितने कथन ऐसे हैं कर्णन योग में, क्या चाहिए शशांक बोलो? सी पॉइंट क्या था? सी पॉइंट निश्चय, बी व्यवहार, और ए में था हाँ भेद करके, अभिन्न में भेद। अभी उसको भी व्यवहार नहीं कहना चाहते क्योंकि नयों की तो कोई चर्चा नहीं चल रही है, अपना अपने हिसाब से बोल रही है यहाँ पर पॉइंट्स। तो क्या बोल रहा था मैं अभी? परीक्षा। अभी ये कह रहे हैं किसी किसी की परीक्षा हो सकती, किसी किसी की नहीं होती कर्णन योग में, ठीक है। परीक्षा भी किसी किसी की तो प्रत्यक्ष होती है और किसी किसी की अनुमान से हो जाती है, ठीक है। और जिसकी परीक्षा नहीं होती उसको बाबा वाक्यम प्रमाणम, आज्ञा से मानने की आज्ञा देते हुए किस किस की परीक्षा कर सकते हैं हम? जैसे कोई स्थूल पर्याय है, जैसे ये मनुष्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय बहुत काल तक के लिए बनी रहती है, इसकी हम परीक्षा कर सकते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म परिणाम है एक एक समयवर्ती वर्तने वाली, उसकी हम परीक्षा नहीं कर सकते। जैसे वे ये कह रहे हैं हर अंतर्मुहूर्त में, हाँ ना, भाव परावर्तन चलता रहता है ना, तो शुभ भाव भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता, अशुभ भाव भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता। वो हम पकड़ सकते हैं क्या? उसको पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते हम उसको। भगवान के सामने खड़े हैं 2 घंटा और हमको लगता है कोई अशुभ भाव नहीं आया, तो कई बार इसलिए गुरुदेव के बहुत विवादग्रस्त हो गया था वो लाइन। कौन सी? बहुत उसको उछाला है, बहुत। अभी भी तुम पढ़ोगे ना, उसमें पढ़ते हो तुम, बेनाडा जी वगैरह ने क्या कहते हो, गुरुदेव ऐसे कहते थे कसाई को बकरा काटते समय पुण्य लगता है। उन्होंने ऐसा प्रसिद्ध किया। गुरुदेव ये बोलते थे कसाई बकरे की गर्दन काट रहा है, उसके बीच में भी उसको शुभ भाव आए बिना रहता नहीं, और वो ये बोल रहे उससे पुण्य बंधेगा, ऐसा उनका। अरे अब क्या बताए, आप जानते हो कई
प्रकृतियां ऐसी है पुण्य की, वो निरंतर बनती रहती है जीव को, ध्रुवबंदी प्रकृतियां है। जैसे कारमान वर्गना है ना, कारमान वर्गना स्वयं पुण्य प्रकृति का ही है, पढ़ना। और निगुति को भी निरंतर उतनी तो बन रही है कि नहीं बन रही है? अभी पुण्य बन रहा है उसको, प्रत्येक समय बन रहा है। कौन कह रहा है नहीं बन रहा है? कारमान, अब ये मत पूछना मुझे, क्यों केवल ज्ञान गोचर है। मुझे तो ये कहना है प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियां है कि नहीं। 148 में जैसे सुस्वर दुस्वर, उसमें प्रशस्त प्रकृतियों में कारमान शरीर को गिनाया। अब मेरा ये प्रश्न है, कारमान शरीर ऐसा कौन ग्रहण नहीं करता? सभी ग्रहण कर रहे, निगोदी भी, तो पुण्य पुण्य वो भी बांध रहा है। ठीक है, उनको तो गुरुदेव के वचन पर आपत्ति थी, इसलिए मैं बोल के दिखा रहा हूं इतना। वो ये कह रहे हैं कि गुरुदेव ने ऐसा बोला। गुरुदेव तो कर्णानियों की स्थिति बता रहे थे। अब जानते हो, चलो एक बात बता रहा हूं, अभी सुनो। शैलेंद्र, क्या चाहिए आपको? देखो, विदेश में, अमेरिका में 20 साल पहले यह स्थिति बनी कि दूध के रेट फटाफट गिरने लग गए और दूध का उत्पादन बढ़ने लग गया। आपको तो पता ही होगा, वहां पर ग्रीनरी ज्यादा, और ये पशुधन कहते हैं ना उसको, पोल्ट्री, ये सब गाय वगैरह, ये सब खूब मात्रा में है और खाने को खूब है और गाय खूब है, तो गाय दूध भी अच्छा देती है। अभी दूध बढ़ गया तो इनफैक्ट तो ऑब्वियस था, वो तो रेट घटने लग गया। कितना घटने लग गया? तो एकदम कम रेट आने लग गया, आधे तक। तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई ये लॉस कब तक चलेगा, तो उन्होंने हजारों लीटर दूध नदी में, समुद्र में फेंकवाने की आज्ञा दे दी। कुछ भी पॉलिसीज अंडरटेक कर सकती है गवर्नमेंट, तुम करो, रेट कैसे आएगा उसके बिना? और पब्लिक तो फिर एक एक परेशान हो जाएगी। उससे भी बात नहीं बनी। वही हजारों लीटर कैसे बहाए इतना, और कैसे बहाए की अपेक्षा उसका पोल्यूशन की नई समस्या, वाटर पोल्यूशन की। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक गाय की कीमत कितनी है? तो कह रहे मार्केट में वैसे गाय की कीमत 10,000 रुपये है, तुम एक काम करो। बोले तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, जो भी गाय यहाँ पर लाके देगा हमको, तो हम उसको तिगुनी कॉस्ट देंगे, 3 टाइम्स। आप क्या करेंगे उस गाय का? ये मत पूछो आप, नहीं बताओ भाई क्या आप करेंगे? क्या स्लॉटर हाउस, हम उसको खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे गायों को। इतना क्या करेंगे हम उसका? तो पब्लिक तैयार हो गई। तिगुनी कॉस्ट और भावनाओं की तो कहाँ बात रखे अभी यहाँ पर। जो अपने बच्चे भी यहाँ फिकवा देते हैं, बिकवा देते हैं, अपने बच्चों और पत्नियों का ठिकाना नहीं है, जिनका पशुओं को कौन देखेगा वहां पर। तो कह रहे तिगुनी तिगुनी कीमत मिल रही है, तो सबने चालू किया। फिर आपस में कोई बेचे ही नहीं, सब उन्हीं को देवे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर जो गाय बिकती थी मार्केट में फिर वे आ जाते थे। फ्रॉड, करप्शन, सब जगह की वही स्थिति है। तो वो बिकी हुई चीज फिर मार्केट में आने लग गए। अब गवर्नमेंट को तकलीफ होने लग गई। वो उनको एक दुख की खबर मिली होगी, उनको ऐसा होता है, बस इतनी सी पर्याप्त है। तो उन्होंने सोचा अब क्या पॉलिसी को अंडरटेक करे। तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा मार्क हो जिससे हम निश्चित कर सके कि ये गाय बिक चुकी है, गवर्नमेंट की हो चुकी है। ए भैया, तुम क्या ढूंढ रहे हो जब से? उसमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे तुम कर लेना, नहीं तो नोटबुक लाई कि नहीं? तुम फटाफट इसलिए नोटबुक का ही रखो आप। तो मुझे भी लाइन देखना पड़ेगा यहाँ पर, और आपको भी बहुत उसी में लग रहे। फिर आप नोटबुक पे फटाफट करके छोड़ दो। तो फिर से आने लगे। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए जिससे नक्की हो कि गाय बिकी है, गवर्नमेंट की हो चुके। तो उन्होंने कहा उसको सील लग जाए। अब सील कौन लगाएगा और कैसे लगाएगा? तो फिर उन्होंने कहा बाकी के सीलों का तो कोई भरोसा नहीं है, तो फिर एक सील नक्की की जाए कि यहाँ पर गाय के एक गरम सली लेकर, सली समझते हो आप? वो गरम रॉड, लोहे का एकदम गरम तप्तायमान लेकर उसको यहाँ पर डाक दिया जाए। डाक कर फिर होल बनेगा उसका, तो इट विल बी डिक्लेयर्ड कि ये गवर्नमेंट का बिक चुकी है। गवर्नमेंट रोड पर आई तो फिर अपन उसको पकड़ सकेंगे जिसके पास आई वो।
तो पब्लिक ने इसको लेकर बहुत विद्रोह किया, वहां के केस करी अगेंस्ट द गवर्नमेंट और केस जीत गई पब्लिक। देखो, पब्लिक की अदालत और अदालत होती है वो साधारण अदालत नहीं होती है, वो वैसी नहीं लगती जैसे ऑर्डर लगती है। आप समझ रहे हो? आपको क्या लगता है यदि नाथुराम गोडसे को छोड़ देते अदालत तो क्या वो जिंदा रहता क्या? मेरा ये प्रश्न है। उसको लोग की अदालत छोड़ती क्या? नहीं छोड़ती। वो तो एक सिस्टम है कि पब्लिक ने कहा ठीक है तुम न्याय करोगे, लेकिन वो सिस्टम भी तभी तक होती है जब तक वो ज्यादा हेवी ना हो। हेवी हो तो सब कुछ तोड़फोड़ कर सकते हो, सब कुछ ठिकाने लगा सकते हो। पब्लिक ही है ये। तुम कितने मंत्री हो, 500-600 हो और तुम सब हमारे अधीन हो, ऐसा चलेगा क्या? तो फिर उन्होंने केस जीत ली। इस बिंदु पर आप उसको मार काट तो सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, उसको तड़पा कर नहीं मार सकते। मैंने क्यों बताया इतना सारा? शैलेंद्र क्यों बताया? इतना क्यों घुमा के लाया मैंने आपको अमेरिका बिना टिकट का? अरहंत बोलो। वो कसाई को भी बकरा काटते समय शुभ हो जाता है, गुरुदेव ने ऐसा बोला, उसमें कोई हर्जा नहीं है बोलने में। अभी कोई माने उससे पुण्य बंद होता है और फिर करो, ये कहा बोल रहे हैं? कर्णानियों का अकाट्य नियम बोल रहे हैं। साथ साथ मेरे भैया तुमने ये क्यों नहीं सुनी क्या कि समूह शरण में भी बराबर मिथ्या दृष्टि बैठता है भगवान के सामने 6-6 घड़ी। उसके लिए भी ये अकाट्य नियम है कि अशुभ भाव आए बगैर रहेगा नहीं। ये तुमने क्यों नहीं सुना, समझा? हम तो कर्णन योग का नियम बता रहे हैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं इसकी हम परीक्षा नहीं कर सकेंगे। समझ रहे? चौथे पॉइंट पर आइए। स्निग्ध वृक्ष आदि जो सूक्ष्म परिणाम कहे ना पुद्गल के भी, वे भी आज्ञा प्रमाण जैसा कहा है वैसे समझ लेना। हमारे समझ से परे है सब। स्निग्ध और वृक्ष मतलब कोई हमारे टच में या सेंसेशन में या ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो हाँ ये चिकना है ऐसा थोड़ी है अपने कहने से कोई काम होगा। अब वो जैसे समझो ऐसा है भगवान के ज्ञान में जो आया। अभी चौथे बिंदु में टोडरमल जी ये कह रहे हैं, हेडिंग लिखो, प्रवृत्ति और सम्यक्त चारित्र की शक्ति। प्रवृत्ति और सम्यक्त चारित्र की शक्ति। जिसको कोई शंकाएं हो पूछ सकता है। अक्षय पूछ सकते हैं। आज्ञा समझ में आ रहा है क्या आपको? थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा? नहीं पड़ रहा, बहुत अच्छा। क्या इरेज कर रही है? इसमें क्या रॉन्ग हो गया? पॉइंट समझ में आ गया? चौथा क्या पॉइंट है शैलेंद्र? सम्यक तो चारित्र की शक्ति एंड प्रवृत्ति। देखो ये टोडरमल जी साहब को मेरी ताकत नहीं है और छोटा मुंह बड़ा ग्रास हो जाएगा। सचमुच अपन अपनी ताकत नहीं है उनकी प्रशंसा करने की, टोडरमल जी की, क्योंकि गुण न पावत पार। क्या है वो? क्या है वो लाइन शांति पाठ में बोलते? कर प्रमाण के मानते गगन न पी के भन्त्यो गुण वर्णन करत। कर प्रमाण के मानते मतलब क्या है? हाथों के हाथ से कोई नापना चाहे आकाश को, कैसे संभव है? टोडरमल जी साहब की जो देन है ना, सचमुच ये सर्वोत्कृष्ट देन है। मैं आपको क्या बताऊं, सैकड़ों ग्रंथ पढ़ के भी वो नहीं समझ में आ सकती है बात। और एकदम एट अ ग्लांस की जो पद्धति है ना इनकी, अभी आप समझ रहे होंगे जैसे चार्ट अपन बना रहे हैं, वो एट अ ग्लांस के जैसे बना रहे, वो तो इसको छाट कर बना रहे। उन्होंने तो कितने ग्रंथ पढ़े और एक पैराग्राफ में सेंट्रलाइज करते हैं। मतलब जो संक्षिप्तीकरण की पद्धति है उनकी और विस्तारीकरण की जो उनकी पद्धति है, उभयाभास निश्चयाभास, कहाँ पर कितना विस्तार दिया जा सकता है और किसको कितना संक्षिप्त किया जा सकता है, ये हमारा बहुत भाग्य है। ऐसा विद्वान हुआ ये वास्तव में वर्णन नहीं कर सकते। ये आचार्यों ने भी यहाँ तक नहीं बढ़े। हो सकता है उनके समय में इतने मंद जीव ना हो। ठीक है, कहाँ तक आए? अभी टोडरमल जी क्या कहते, देखो फोकस देखो। टोडरमल जी कहते हैं कि बाहर में पूरी क्रिया हो यथावत और तत्व विचार भी हो,
ज्ञान और चारित्र को ले लिया, लेकिन उसकी सम्यक्त्व और चारित्र की शक्ति नहीं है तो उसको कर्णनियोग मिथ्या दृष्टि कहता है। भले ही दुनिया डंके की चोट उसको वृत्ति और सम्यक दृष्टि घोषित करता हो। आचरण कैसा? एकदम अगमुक्त। कर्णनियोग शैली समझ में आई। और फिर दूसरी बात कह रहे तत्व विचार से विहीन हो कोई, कॉन्ट्ररी बात भी ले रहे हैं। तत्व विचार, तुम ऐसी हेयर स्टाइल क्यों रखते हो, मुझे समझ में नहीं आता एकदम। तुम छोटे छोटे बाल रखो और सिंपल रखा करो हेयर स्टाइल। सिंपल सिंपल चाहिए। देखो जिसको जिसको क्या 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 बात क्या है? क्या अक्षय क्यों मजा ले रहा है? अक्षय भी चाहता है क्या? नहीं नहीं सुनो, उसमें मेंटेनेंस ज्यादा है। मैंने सब करके देखा है भूपेंद्र, मेंटेनेंस उसमें बहुत है। और 2-2, 3-3 घंटे में कंघी घुमानी पड़ती होगी, फिर और कम में एक बार दिन में, फिर तो बहुत अच्छा है। फिर अपने परिणाम ठीक है, तो मुझे कोई बात नहीं उसमें। और इससे विपरीत तत्व विचार से रहित जीव हो, निद्रा में हो और आचरण भी नहीं हो कुछ, और फिर भी वो सम्यक तो चारित्र की शक्ति से युक्त है। शक्ति मतलब क्या समझ रहे हैं आप सब? शक्ति मतलब अभी अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान ज्ञान की वर्तमान पर्याय। शक्ति मतलब ऐसा नहीं कि शक्ति में पड़ा है स्टॉक में, ऐसा नहीं। अभी है तो उसको कर्णनियोग सम्यक दृष्टि घोषित करता है, वृत्ति घोषित करता है। बाहर में कुछ नहीं हो तो भी समझ में आ गया। अभी सम्यक्ति की तो जच भी जाती है तब तो विचार से। वृत्ति की कैसे जचेगी मुझे पता ना। वृत्ति की कहां से जचेगी? 28 मूल गुण में कदाचित 28 मूल गुण नहीं पालता और उसको वृत्ति कहां से देखे? तो कदाचित अतिचार उसको लग भी जाए तो भी उसको कर्णनियोग वृत्ति ही देखेगा। अथवा कोई उपसर्ग आया वाला मुनि देखो आप, जिसमें किसी ने आकर चद्दर वद्दर ओढ़ दी हो, ऐसा देख लो। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। 5वें पॉइंट में आप सब आइए। इसमें आप हेडिंग डालेंगे कषाय शक्ति और प्रवृत्ति। ये जो वर्णन कर रहे हैं टोडरमल जी, ये आप सम आप, ये इनके समान यही है, ऐसा वर्णन कर रही है। देखो अभी दूसरा, अभी क्या पैराग्राफ लाया इन्होंने? अभी देखो नया पॉइंट कैसा खड़ा कर रहे हैं। अभी कह रहे अब हो गया वितराग शक्ति का, अब कषाय शक्ति का लोग बोल रहे। इसमें भी ऐसा ही बोल रहे कि ये पेड़ है ना, पेड़ पौधे, मैंने सुबह भी बोला, इनको कृष्ण आदि 3 अशुभ लेश्य कही। एक इंद्रियों को 3 अशुभ लेश्य कही है, एक इंद्रियों को। तो इनके कृष्ण लेश्य पेड़ को, और कर क्या रहा है? ना हिल रहा है ना डुल रहा है, जैसे थे। कृष्ण लेश्य कह रहे हैं उसकी प्रवृत्ति कुछ नहीं, लेकिन कषाय शक्ति तीव्र है। 23 कषाय विद्यमान है। आप क्या जानते हो? क्रोध भी करता है, मान भी करता है, माया भी करता है, लोभ भी करता है, हास्य भी करता है, ये आप कहाँ जानते हो? ठीक है, बस त्रिवेद पुरुष वेद नहीं है उसमें। नपुंसक वेद है, 4 इंद्रिय तक के समस्त जीव नपुंसक होते हैं। और इससे विरुद्ध बात देव है ना, देव व्यंतराधिक, गांव के गांव जलाए। पित्तांत लेश्य, पीत लेश्य कही, पीतांत है वो तो सूत्र में। अपन तो ये कह रहे उसकी पीत लेश्य भी हो सकती है। गांव जला रहा है, गांव का गांव, और फिर भी शुभ लेश्य कही। ये कहते हैं बाह्य प्रवृत्ति पे नहीं जाना। ये बल है टोडरमल जी का, बहुत बल है। अंतरंग और बहिरंग का जो ऑपरेशन करते ना ये, तो कह रहे ऐसा कैसे हो गया? तो कह रहे क्यों? उसने नहीं किया क्या द्विपायन ने ऐसा? तो द्विपायन ने क्या किया? इसलिए मैंने आपको कहा भी होगा कभी, इसमें 2 कथन आते हैं। अभी एक कार्तिक नहीं, सोम में पढ़ रहा है अभी, तो अभी सोम पढ़ता पढ़ता आएगा वहां पर। ये जैन निबंध रत्नावली में खूब खुलासा किया है कटारिया जी ने। उसमें लिखा है 2 कथन मिलते हैं अपने पास। एक तो मुनि अवस्था में ही उन्होंने द्वारका नगरी जलाई, कथन 1। और फिर नियम है अशुभ तेजस लेशा छूटने के बाद वो जब आकर विलीन हो जाती है तब वे संक्लेश परिणाम तो रहते हैं, मिथ्यात्व में मरते हैं।
विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। जन्म गए, भवनवासी बने, अग्नि कुमार जाति के। ठीक है। दूसरा कथन यह कहता है द्रव्य संग्रह का कि ऐसा नहीं हुआ, कहते हैं वो तो मुनि अवस्था में नहीं हुआ ऐसा, वे तो संक्लेश परिणाम हुआ और देहांत हो गया। मिथ्यात्व में आए तो भवन त्रिक में, भवनवासी में जन्मे, और वहां से अंतर्मुहूर्त बीतने के बाद अवधि ज्ञान से अग्नि कुमार देव ने ऐसा जाना कि मुझे संक्लेश, उन्होंने जाना ये इन्होंने गड़बड़ कर दी। अच्छा, ऊपर से जलाई उन्होंने नगरी, गांव के गांव जलाए, पीत लिया, शुभ लिया। समझ में आया? फिर टोडरमल जी साहब और कह रहे हैं, कह रहे इतनी क्या बात है, कह रहे तुम सर्वर सिद्धि के देव है, प्रवृत्ति क्या है, 0, लेकिन कषाय शक्ति उनके कही, कषाय शक्ति मतलब अप्रत्यक्ष अनावरण। और दूसरी तरफ देखो तो जो पंचम गुण स्थानवर्ती है, स्त्री सेवन कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, हमको व्यापार करना उतना बड़ा पाप नहीं लगता हालांकि जितना स्त्री सेवन लगता है। लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए, उसका कारण है कुछ। स्त्री सेवन मतलब पर स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं सो स्त्री की बात कर रहा हूं। चलो अब फिर कभी मौका पड़ेगा बताऊंगा। वैसे में क्या कहा तक आए अपन? सर्वार सिद्धि के देव और अनुवृत्ति खड़े करो आमने सामने। सर्वार सिद्धि बेचारे कभी कुछ खाते न पीते, स्त्री सेवन की तो बहुत दूर बात, व्यापार न धंधा, ना आउटिंग न टूर न पिकनिक न कुछ नहीं, और अनुवृत्ति इन सब में लगा हुआ होने पर भी अनुवृत्ति के कषाय शक्तिहीन और प्रवृत्ति ज्यादा कही तो विशेष निर्जरा को प्राप्त है। ठीक है। दूसरा उदाहरण दिया मैंने, 4 क्षायिक सम्यक दृष्टि खड़े किए थे कि एक बार नहीं किए, तो आज खड़े करो, आपको हो तो अपना आमंत्रण दे दे फिर चारों को, बोलो अपनी सभा है। देखो पहले क्षायिक सम्यक दृष्टि लो, भरत बेचारे बहुत बदनाम हो गए, जो भी उन्हीं को उठाता रहता है, और आज भी मैंने ही उनको उठाया। भरत है, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करने के काल में 41 प्रकृतियों का निरोध है, क्षायिक समकिति है, क्षायिक, और वो तो सिर पर चढ़ के बोल रहा है, कौन? चक्र की एक क्षायिक समकिति है। आगे बढ़ो, और कैसे कैसे उनकी लीलाएं चल रही है, पोदनपुर खाली करो आदि आदि, और फिर लड़ाई में भी, भोगों में भी 96 हजार रानियां हैं। अच्छा, खाने में हमको इतना पकड़ लेते हो, अब गरिष्ठ नहीं खाना चाहिए, गरिष्ठ नहीं खाना चाहिए, और महागरिष्ठ खाते हैं वे। भरत जी कितना गरिष्ठ खाते हैं, कोई नहीं पचा पाता, और हमारे पीछे लगे रहते हो आप लोग। तो कह रहे इतना भरत जी का, और फिर भी 41 प्रकृतियों का निरोध। अब दूसरे क्षायिक सम्यक्ति को खड़े करो, सौधर्मेंद्र। सौधर्मेंद्र क्या करता है? ऐसे युद्ध वगैरह तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है उसको, इतनी ताकत है उसकी, उसका रिवॉल्वर नहीं देखी AK-56, वज्र, कोई पास में आने की डेयरिंग नहीं करता, फटकता नहीं है। अब ऐसे हथियार लेके घूम रहा, कौन आएगा पास में? उनको मारने की आवश्यकता नहीं है। क्षायिक सम्यक दृष्टि है, कभी किसी को दबाव नहीं डालता, जीवन में कभी भी किसी पर दबाव नहीं डालता। ठीक है, क्योंकि दबाव डालना ये पाप के उदय से होता है, और बिना दबाव डाले सब अधीन होना ये पुण्य के उदय से होता है। ठीक है। तो लेकिन और 5 कल्याणों में जा रहा है, और मौका पड़े तो खूब नाच लेता है, खूब नाचता है। वो जो आपने पढ़ा होगा अभी, उसमें खूब वो शंकर ने तांडव नृत्य किया, कहते हैं ना शंकर तांडव नृत्य, वो तांडव नृत्य वो इन्होंने किया है, ये करता है भगवान के जन्म के काल में, कहते हो बहुत खुश हो जाता है। अभी क्या है, क्या है फिल्मी गाना तो मुझे याद नहीं, मन, वो एक मोहरा भी है, मेरा मन वो खुशी से झूम उठा, क्या बोल रहा है क्या मालूम, चलो सुनो।
सुनो सुनो, आप सब सुनो। मेरा मन मयूर आनंद में नाचने लग गया। अरे वो कौन सी अलंकारिक भाषा होगी, तुम बार बार स्वधर्म को रोजाना पकड़ रहे हो, वो भी नाचता है वो भी नाचता है। अरे नाचता मतलब गंभीर पुरुष एक एक बात में ऐसे प्रभावित नहीं होते, पागलपन नहीं करते। ऐसा नाचा होगा, ऐसा भ्रम नहीं करना, और नाचा होगा तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे मैं तो जो दूसरी बात कहनी है, पांचों कल्याणों में बराबर निरंतर लगा है स्वधर्मेंद्र, और हजारों वर्ष तक। मैं कहूँ ना आपको, आई कांट क्लैप, बट आप कल्पना करो कि एक ताली बजाई, ठाक 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 मैंने बजाना चालू किया, तो ये 2 थाप मैं मारूं तो तबला बजाने लग जाऊं, तो 2 थाप के बीच में जितना गैप है ना, उस गैप में वो 170 जगह घूम के आ जाता है, आ सकता है। कौन से 170 जगह? सबके कल्याणक लगे हो, सब व्यवस्था देखकर आ जाता है। वो जंगी व्यवस्था है उसके पास। ठीक है। शायक सम्यक दृष्टि 41 प्रकृतियों का निरोध। और दूसरे ले लो, लोकांतिक देव। नहीं, हम नहीं जाते, गड़बड़ नहीं। गड़बड़ नहीं मतलब ढोल ढमक से हमको दूर रहना है। हमको कहाँ लेके जा रहे तुम ऐसे दलदल में? हमको चुपचाप हमारा अच्छे जीवन जीने दो। तुम नाचो तो भले ही नाचो, हमको नाचने के लिए बाध्य मत करो। ठीक है, हमको इतना ही चाहिए था, कम से कम हमको तो परमिशन मिल गई। तो लोकांतिक देव मात्र तप कल्याण के लिए आते वहां पर। वेल डन माय गाय, गो ऑन। उतनी शाबाशी दे देते हैं, अनुमोदना कर देते हैं, बस तप कल्याण के बाद हमेशा हमेशा के लिए अपने कमरे में बैठे रहते हैं। उतने ही आए और टू ग्रीट फेयरवेल, बस चले गए कमरे में अंदर फिर से। अरे थोड़ा रुको, देखो, करो। नहीं नहीं, हमको आप आग्रह मत करो। 41 प्रकृतियों का निरोध और एक सर्वर सिद्धि के देव। इनकी क्या विशेषता है सर्वर सिद्धि के देव की? तो इनको आप दीक्षा के लिए भी जब जाएंगे, आप उनको बुलाने नहीं जाना, कहो तो वे वहीं पर आपको भी बिठा देंगे चर्चा में। वे तो निरंतर चर्चा ही करते रहते, समूह शरण में भी जाने की होश नहीं है उनको, कहीं कहीं नहीं जाते, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं समूह शरण में अलग क्या मिलेगा, अलग क्या मिलेगा। मुखड़ा ही तो बदल रहा है। मुखड़ा बदल रहा है मतलब 33 सागरों में कितने होते रहेंगे बीच में, कितने कितने जगह के 24-24 होते रहेंगे। तुम क्या देख रहे हो वहां पर जाकर? वाणी में तो वही की वही बात आ रही है, और फिर उसमें तो बहुत ब्रेकेज होता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, 4 दफे खिरेगी, फिर उनको ताकते रहो। यहाँ पर तो निरंतर चल रहा है शो 24 घंटे का। हम तो ये कह रहे हैं आप ही यहाँ आ जाओ, यहाँ पर बहुत आनंद मंगल चल रहा है, बहुत चर्चा चल रही है, शिविर चल रहा है वहां पर, भूख नहीं, कुछ नहीं। 41 आप ऐसे सम्यक दृष्टि, मैंने 4 खड़े किए, आप और खड़े कर सकते हो। बोलो जरा, आप तिरंज के खड़े करो ऐसे, शेर आदि, आप है ना, पानी पी रहे झरने आदि का आप खड़े कर सकते हो अपने, यदि चौथे गुणस्थान होगा उनका। किनका? समंतभद्र स्वामी का। मुझे ऐतराज नहीं होने में। मैंने एक दिन यही कहा था क्या? नहीं कहा था? वंस मोर चाहते हो क्या? मैं ये समंतभद्र स्वामी का मैंने बोला था। लोग ये कहते हैं कि क्या उन्होंने रात में, मुझे अभी 2-3 दिन पहले, मैं कसम से कह रहा हूं आपको, मेरे कान ही साक्षी है इसके, पुद्गल कान, वो ये बोले सभी विद्वानों का ऐसा मानना है कि अनछना पानी लेता है वो सम्यक दृष्टि। मैंने कहा मैं अभी क्या बोलूं, चर्चा थी गई। मैंने कहा चर्चा हो गई। तो वे लोग समंतभद्र स्वामी को सामने रख कर ये कहते हैं उन्होंने रात में नहीं खाया होगा क्या, और कौन कैसा ला रहा है, क्या ला रहा है, सम्यक दृष्टि को सब कुछ चल सकता है। मैंने कहा उस महापुरुष को बीच में मत लाओ और लाओगे तो फिर वो मिथ्यात्व अवस्था वाले होंगे, और आप उनको सम्यक दृष्टि बनाए रखना चाहते हो तो उनकी क्यों साहब, उन्होंने ऐसा कोई देखा होगा क्या? मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो, उनकी तो संलेखना लेने की तैयारी थी आप भी, आप उनकी ताकत को आजमाना चाहते हो? ताकत इतनी है उनके, आज भी वे बार बार ये कह रहे हैं हमको तो समाधि लेनी है। उनको कहा नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ, खाओ पियो, मौज करो। मौज करो मतलब अभी चौथे गुण स्थान में रहो तुम, और उनको खाने की छूट दे दी, वे मना कर रहे थे,
और वे रात में भी कैसे खाने लग जाएंगे? दिन में भी जो खाने की मना कर रहे थे और रात में कहां से खाने लग जाएंगे? तो उनको इतने आसक्ति है ही नहीं व्याधि मिटाने के लिए। फिर व्याधि कोई एक थोड़ी है। फिर साहब अल्सर की तो बीमारी ऐसी है, उसमें भी पानी पीना पड़ता है। फिर आज भी तब वो भस्मक थी, आज नई नई व्याधियां है। फिर सम्यक्त की परिभाषा के रोजाना बदलते चलोगे क्या? समझ गए? जिस दिन आटा भी रेडीमेड मिलेगा मार्केट से, वो दिन दूर नहीं है ना। ये विकसित देश की एक निशानी है, सब हाथ में आएगा तो फिर तब क्या, फिर वो बदलेगा सम्यक्त के पैरामीटर्स। मतलब जो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलेगी त्यो तो नया नया पैरामीटर बदलता जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, पैरामीटर तो यथावत है, और जहां पर कुछ ज्ञानी होंगे वो यथावत सब कुछ वहां पर परिपालन हो रहा होगा सात्विक पद्धति से। समझ में आ गया? वहां पर आज साहब मुनि बनना है, गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है। अरे खाने पीने की छोड़ो, लैट्रिन में भी रोक लगा रखी है कि यहाँ पर बाहर लैट्रिन नहीं कर सकते आप बिक के। मैंने कहा भाई जहां पर मुनि यथार्थ होंगे वहां पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं होगी, वहां पर तो राजा भी अनुरूप ही होगा। और जहां पर कदाचित ऐसे मुनि इस काल में जन्मे तो ही वॉन्ट केयर गवर्नमेंट के रूल्स कानून के लिए। क्यों? वो आएगा ही नहीं यहां पर। फिर वो तो जंगल में ऐसे परिसर में रहेगा जहां पर गवर्नमेंट का कोई पक्षी भी नहीं फटकता। फिर वहां पर उधर निर्वाह करेगा यदि राव को नहीं तो नहीं सही। हम जो जोर जबरदस्ती से खींचकर हम हमारे रूल्स में क्यों डालना चाहते उसको? आप ऐसा नहीं बोलेंगे फिर से बहुत कड़काई से, आई कांट टॉलरेट दिस थिंग्स। तुम नहीं बोलोगे और तुम दिखाओ एक ग्रंथाधार तो है। फिर क्यों बोले अभी ऐसा? ऐसा क्यों बोले तुम? नहीं, फिर ये हमारे पीछे लगते हैं तो तुम दिखाओ आधार। अरे हम तो दिखाएंगे तुमको नजदीक मिलता जुलता। बहुत तकलीफ होती है बड़े बड़े विद्वानों से भी, कहा लिखा ऐसा, और रात्रि में भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। अच्छा अब आप खाने लग गए इसलिए बोल रहे हैं आप, और पहले आपके प्रवचन आपको सुनाए तो? मतलब हम कितने उतरे हैं उससे कोई सम्यक्तों का पैरामीटर क्यों बदलेगा? आप समझ रहे हो सब मेरी बात को? बहुत तकलीफ है। चलो, और फिर कहाँ तक आए हम? अभी त्रियंशों में ले लिया। फिर और ऐसे आप मेहनत करके अभी अपने और सम्यक दृष्टि लाकर खड़े किए। कौन? समंतभद्र स्वामी को। अब नारकियों को भी ले लो, एक 7वें नरक के नारकी को ले लो, एक पहले पृथ्वी वाले नारकी को ले लो। अब ले लो और जितनी हीनादिकता दिखा सकते हो आप दिखाते चलो। समझ गए? और तुम और प्रत्यक्ष देखना हो आपको, आप देखो ना, कोई स्त्री सेवन कर रहा हो तो कोई प्रविचार से करता है, कोई शब्द सुन के करता है, कोई देख कर करता है, कोई कल्पना से करता है, और सबको बराबर आश्रय और बराबर निर्जरा, जिसको जो होगी यथावत। समझ में आ गया? ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि जैन धर्म वैसे लोगों को बहुत ऐसा लगता है इनके यहाँ तो ऐसा है, बोले कुछ भी करो और कुछ भी निराशर हुई है। हम ये कह रहे सब कुछ छोड़ के भी तुमको महाबंध है, ऐसा भी कथन हमारे जनागम में है। क्या? सब कुछ छोड़ के मुनि भी बनोगे तब भी तुम महाबंध कर रहे हो, ऐसा भी कठोर वचन है ना हम में। तुम संगति क्यों नहीं बिठाते? ठीक है। एक और लिख लो, छठवां पॉइंट चलेगा क्या? ये दिस विल बी टाइम कंज्यूमिंग अ बिट बट एंड डिफिकल्ट ऑल्सो। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कल लेना है आयुष, इसे 2-3 मिनट में कंप्लीट करूँ क्या? ले लूँ, और फिर कल चाहो तो फिर कल रिपीट भी करूँगा। आज थोड़ा विचार करने का अवसर रहेगा, 2-3 मिनट में लेना। अब यहाँ पर हेडिंग तो ये डालो, कर्माकर्षण शक्ति और प्रवृत्ति। ये निरंतर 3 पॉइंट शक्ति पर आ रहे हैं ना। अब जानो टोडरमल जैसा आपकी महिमा, अब जानो कैसा अलौकिक ज्ञान था, और मूल में तो प्रस्तुतिकरण का कितना उनका कला है एक प्रकार की। चलना है आगे। देखिए सुनिए अभी सब। चलो मैं दूसरी बात कह देता हूँ बीच में अभी, फिर शायद ही बड़पो में। डॉक्टर साहब जब पीएचडी कर रहे थे, हुकुमचंद पंडित टोडरमल व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, पीएचडी कर रहे थे, पंडित टोडरमल व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। तो उनको पूरा थीसिस पढ़ने के बाद उनको जो करते हैं ना उसको एसएस, जो भी उनके होंगे गुरु,
तो उन्होंने कहा कि इसमें नई बात क्या है, वैसे महावीर ने जो कही उसे, बोले इसमें नई बात कैसे हो सकती है, कुछ सब वही की वही बात है। तो फिर बोले फिर पीएचडी करने की क्या आवश्यकता थी, कोई विशेष बात हो तब तो पीएचडी की जाती है, तो वही की वही। बोले पीएचडी उसी बात के लिए नहीं की जाती, बात तो भिन्नपने के कारण की जाती है, लेकिन वो तो द टाइप ही रिप्रेजेंट्स द थिंग। प्रस्तुतिकरण जो टोडरमल जी ने किया है उसके कारण वो हमारे लिए आज बहुत शीर्ष स्थान पर बने हैं, समझ गए। जैसे देखो, जैसे उन्होंने छाट छाट कर दिखा रहा हूं ना मैं, ये देखो ये ऐसा लिखा, हम कितने ग्रंथ पढ़े तो हमको समझ में आए, और कहे तो ये पढ़े तो वो भूल जाए, वो पढ़े तो ये तालमेल लगाना भी नहीं समझे हम। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं यहां पर, कर्म आकर्षण शक्ति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति तो कह रहे किसी किसी की प्रवृत्ति बहुत है और कर्म आकर्षण शक्ति बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है। जैसे कोई भी जीव साधारण दौड़ भाग रहा है, कर्म आकर्षण शक्ति बिल्कुल कम, 2 इंद्रिय की ले लो। अभी निगुदी कहां से कहा जा सकता है, नहीं अपन को क्या गठित करना है अभी, हाँ निगुदी लो लो, निगुदी है ना, निगुदी 14 राज्यों पर गमन कर गया, एकदम सिद्धशिला। ठीक है, निगुदी क्यों है, कोई भी कर सकता है त्रसनाड़ी में। तो कितना गमन कर रहा है, योग कुछ नहीं के बराबर योग है उसको, मात्र काय योग तो है ही, यदि एक इंद्रिय होगा तो। और भगवान देखो खड़े हैं, स्टैचू, सर्वाधिक योग हो रहा है। ये कौन सी दशा बोल रहे हैं। मैंने इसके लिए कहा था आपको सोचने का अवसर रहेगा, ये तब की दशा, योग निरोध होता है ना भगवान का, योग निरोध। कार्तिक, योग निरोध के बाद क्या विशेषता हो जाती है अर्पित, परमावतरिक शरीर। तो जब तीर्थंकर होते तभी हो जाते, 13 गुण स्थान का प्रथम समय ही परमावतरिक शरीर है। योग निरोध होते ही क्या होगा, दिव्य ध्वनि बंद और सभी ये जब्त हो जाती सामग्री। ये सभी सामग्री जब्त के लिए हमने भाई ली कहा थी, अब तुम कुछ भी समझो, ये सभी समोशरण विघटित हो जाता है, उसको कहते हैं योग निरोध। और 2 दिन के लिए ऐसे ही खड़े रहते महावीर, 1 महीने के लिए ऐसे ही खड़े रहते अजितनाथ। अजितनाथ का सबसे ज्यादा योग निरोध काल था 1 महीने का, वैसे ही खड़े रहेंगे फिर बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो अभी भी भयंकर आश्रव चल रहा है उनके, घुट घुट के जी रहे हैं अंदर, क्या कर रहे हैं अंदर, तीव्र आश्रव कहा। और आश्रव में सातवेद निकाय चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कह रहे उनके सबसे ज्यादा आश्रव है। वो गमन करने वाले अरहंत नहीं लिए टोडरमल जी ने, पॉइंट टू बी नोटेड, उन्होंने ये लिया, चेष्टा थोड़ी हो तथापि कर किसी की जैसे ही केवली गमन आदि क्रिया रहित हुए। वाह टोडरमल जी, सचमुच ऐसा लगता है। और कौन से ले रहे हैं ये, गमन करके रुक गए, सर्वाधिक कर्म आकर्षण है इनका। सुनिए अभी 1 लाइन बोलूंगा बस, ध्यान से सुनेंगे। होता ये है, अंतिम समय में 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में यदि 4 प्रकृतियों की स्थिति बराबर हो, ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं है। और यदि अबराबर हो, असमान, आयु कर्म की स्थिति यदि कम हो और बचे हुए अघाती की स्थिति ज्यादा हो, तो फिर केवली समुद्घात होता है। तो फिर बाद में क्या होता है, बादर काय योग के माध्यम से बादर मन योग और बादर वचन योग का और बादर श्वासोच्छ्वास का अभाव कर देते हैं। फिर बादर काय योग भी स्वयं समाप्त हो जाता है। फिर ये सूक्ष्म काय योग के माध्यम से सूक्ष्म मन योग और सूक्ष्म वचन योग का अभाव कर देते हैं। सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास का भी 13वें गुणस्थान के अंतिम भाग तक है ना श्वासोच्छ्वास, 14वें में नहीं है। 14वें में कितने प्राण कहे, एक कहा क्या, आयु कहां तक आए, सूक्ष्म काय। और सूक्ष्म काय जो बचेगा ना अंत में, उसका घात करने के लिए सूक्ष्म काय योग का फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का 3रा शुक्ल ध्यान दिखाया जाता है। और बस वो अंतिम वो हो गया, फिर हो जाता है 14 गुणस्थान उनका 14वां।
आप समझ रहे हो सब अच्छे से? मैं कल ये रिपीट करूंगा फिर से। ओम नमः।